बेबस अंतरात्मा मेरी आज भी हर वक्त मुझे एहसास दिलाती रहती है कि मैं एक कमजोर और हारा हुआ इंसान हूँ। मेरा इस दुनिया में वजूद ही नहीं है। क्या हारा हुआ इंसान होने खुद के लिए बुरी बात होती है? मैं क्यों हारा? किसके लिए हारा? और मैं क्यों हारना चाहता था? सिग्नल जैसे ही लाल हुई, मैंने अपनी मोटरसाइकिल रुका दी, गहरी सांस ली और सिग्नल के हरे होने का इंतजार करने लगा। तभी एक औरत मेरे सामने आ गई और बोलने लगी, ए राजू, देना जरा, मेरे चिकने, मेरे हीरो, देना रे। मैंने अपने जेब में हाथ डाला तो कुछ चिल्लर हाथ आए और उसे निकालकर मैंने उसे दे दिया। उसने सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद सा दिया और चली गई। ये पल कुछ अलग था। किसी के लिए कुछ अच्छा करने का एहसास ही एक असली हीरो होने जैसा एहसास होता है। छोटी सी मुस्कान आई, चेहरे पर जल्दी ही चली गई, क्योंकि सिग्नल हरा हो गया था और पीछे से गाड़ियों की हॉर्न आने शुरू हो गए थे। मैंने भी गाड़ी चालू की और निकल गया। जैसे ही आधा रास्ता पार किया ही था कि अचानक तेज रफ्तार से एक एम्बुलेंस रास्ता पार करने लगी। तभी मैंने गाड़ी का ब्रेक लगाया। क्योंकि मैं सामने था तो उस एम्बुलेंस को देख पाया, पर तो मेरे पीछे से और स्कूटर आ रही थी, जिस पर एक पिता और एक बेटी थी, जिन्होंने जल्दबाजी में उस एम्बुलेंस को देख नहीं पाए और जाकर उससे टकरा गए। एक एम्बुलेंस जो किसी की जान बचा रही, आज उसी ने किसी की जान ले ली थी। क्योंकि एम्बुलेंस थी तो वो रुकी नहीं, पर सारे लोग जमा हो गए। ये दृश्य मेरे आंखों के सामने हुआ कि कैसे उस छोटी से बच्ची की जान चली गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग कोसने लगे जो वो स्कूटर चला रहा था। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या थोड़ी सी गलती उस एम्बुलेंस वाले की नहीं थी। हम एक ऐसे समाज में जीते जहां हर एक चीज पहले से निर्धारित है। जैसे नेता हमेशा झूठ बोलते हैं, फिर भी हम ही उन्हें जिताते हैं। पुलिस वाले लोगों की रक्षा करते हैं, पर उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर बिना बिल भरे लाश नहीं देते। सरकार आम लोगों के हित के लिए काम करती है, पर बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। जब एक गरीब के मतदान का महत्व एक अमीर इंसान के बराबर ही होता है, तो अमीर गरीब में फर्क करता कौन है? सच्चाई यह है, फर्क हम खुद ही करते हैं। दूसरों से कम खुद को आंकना हारने की पहली निशानी है। बिना खेले तो कोई खेल खत्म नहीं हो सकता, पर अगर खेलने से पहले हम ये सोच लें कि हम हारने वाले हैं, तो हार पक्की है। मैंने खुद को रोक नहीं सका और अपनी गाड़ी उस एम्बुलेंस के पीछे ले ली और उसका पीछा करने लगा। मुझे आज जानना ही था कि सच में उस एम्बुलेंस के अंदर कोई मरीज था जिसे तुरंत उपचार की जरूरत थी, या वो किसी मरीज को ले जाने के लिए इतनी जल्दी में था। अगर उस बेटी को इंसाफ मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। एम्बुलेंस अपनी तेज रफ्तार से कई रास्ते पार करती रही और मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ मील जाने के बाद एम्बुलेंस की रफ्तार कम हो गई और फिर कुछ ही दूरी के बाद एम्बुलेंस रुक गई। ये देख मुझे एहसास हो ही रहा कि शायद किसी मरीज को वो लोग लेने के लिए इतनी जल्दी में थे, पर ऐसा नहीं था। उसमें से दो लोग उतरे और बगल में लगी चाय की दुकान से चाय मंगवाया। दोनों खड़े खड़े ही चाय पीने लगे। अब मेरे लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि इस एम्बुलेंस को कोई जल्दी नहीं थी, बस वे लोग उस सिग्नल को तोड़ आगे बढ़ना चाहते थे। क्या चाय पीना उनके लिए इतना जरूरी था कि उन लोगों ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली और वहां उतरकर देखा तक नहीं कि वो बच्ची जिंदा है, मर गई। मन कर रहा था कि उन्हें अभी जाकर कूट दूं, पर इससे उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता। मैंने गाड़ी घुमाई और इस इलाके के पुलिस स्टेशन चला गया। जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो देखा कि वो बाप अपनी बेटी के इंसाफ की गुहार लगा रहा है, पर दो पुलिस वाले उसे ही चिल्ला रहे हैं। पुलिस वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद गलती उस एम्बुलेंस वाले की भी हो सकती है। पर हम तो बहुत ही सभ्य समाज में जीते हैं जो पहले से ही निर्धारित है। पुलिस स्टेशन बोली लगाने वाले घोड़ों की रेस ज्यादा कम नहीं लग रही थी। उसमें से एक पुलिस वाले ने कहा, कोई एफआईआर नहीं होगी, तुम अस्पताल जाओ और अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दो। हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हमें और भी बहुत सारे काम है। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना।
वरना तुझे अंदर बंद कर देंगे। ये देख मेरे अंदर के विवेक ने जवाब दिया, अब बस। एक पिता को उसकी बेटी के लिए इंसाफ मांगने का पूरा हक है। उस छोटी सी बच्ची की तस्वीर मेरे आंखों के सामने बार बार आ रही थी। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, आप लोग इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि थोड़ी सी गलती एम्बुलेंस वालों की भी हो? उसमें से एक पुलिस आने कहा, तू है कौन और तुझे अंदर आने दिया किसने? मैंने कहा, मैं तो हूँ जिसके सामने ये एक्सीडेंट हुआ। मैंने देखा कैसे उस एम्बुलेंस वाले ने इनकी छोटी सी बच्ची की जान ले ली। एक छोटी सी बच्ची को रौंद कर चला गया और वहां से ऐसे गुजर गए जैसे उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। वो एक कातिल है। आप लोग इनकी एफआईआर लिखने के बजाय इन्हीं को धमकी दे रहे हैं। तुझे कैसे पता कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है? तुझे तो पता होगा ना कि हर एम्बुलेंस को रास्ता देना हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, पर तब जब उसमें कोई मरीज हो या किसी मरीज को जरूरत हो, ना कि चाय पीने के लिए। तो कहना क्या चाहता है? मैंने कहा, मैंने उस एम्बुलेंस का पीछा किया ताकि पता कर सकूं उन्हें इतनी जल्दी क्यों थी, या बस रास्ता पार करने के लिए उन्होंने ऐसा किया जिससे एक छोटी सी बच्ची की जान चली गई। फिर मैंने कहा, कुछ दूर तक पीछा करने के बाद वो एम्बुलेंस एक चाय की दुकान पर रुक गई और चाय पीने लगे। मुझे लगा कि शायद मरीज को लेने का इंतजार कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। करीबन वे लोग आधे घंटे तक वहां रुके थे, फिर वहां एम्बुलेंस लेकर चले गए। मैंने फिर से उनका पीछा किया। फिर कुछ मील जाने के बाद एक अस्पताल के पार्किंग में उन्होंने वो एम्बुलेंस लगा दी। इसका मतलब तो यही होता है ना कि उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। कौन सा अस्पताल था वो? सर्वोदया अस्पताल। पुलिस वालों ने जैसे ही वो नाम सुना, दोनों कमरे के बाहर निकल गए। फिर दोनों अंदर आए और मुझे और उस आदमी को लॉकअप में बंद कर दिया और सारी रात अलग अलग पुलिस वालों ने हमें खूब मारा। 2 दिन बाद हमें छोड़ दिया और कहा, अगर तुम लोगों ने फिर से इंसाफ मांगने की कोशिश की तो उससे भी बुरी हालत करेंगे। हम दोनों वहां से निकले तो पीछे से एक हवलदार आया और बोला, तुम लोगों को पता है तुम लोगों की ये हालत उन्होंने क्यों की? क्यों तुम्हें बिना मतलब मारा गया? क्योंकि जिस अस्पताल का नाम अंदर लिया था वो इस शहर के कमिश्नर के बीबी का है। हवलदार की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमिश्नर की बीबी का अस्पताल, मतलब ये कोई आम अस्पताल नहीं था। ये एक ऐसा अपराध था जिसे पूरा सिस्टम मिलकर ढक रहा था। उस पिता ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस जली हुई राख थी। तो मेरी बेटी की जान एक अस्पताल की इज्जत से भी सस्ती थी? उसने धीरे से कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। सुबह की धूप शहर पर पड़ी थी, पर मेरे अंदर अंधेरा और गहरा हो गया था। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, जैसे कल कोई बच्ची मरी ही न हो। मैं बाइक पर बैठा, वो आदमी पैदल जा रहा था, जैसे उसके पास कहीं पहुंचने की जगह ही नहीं बची। मैंने उसे रोका। आपका नाम क्या है? रमेश, उसने कहा। अब बस एक बाप बिना बेटी का। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो टूट चुका था पर झुका नहीं था। रमेश, मैंने कहा, अगर आप चाहे तो हम ये मामला यही नहीं छोड़ेंगे। उसने हंसने की कोशिश की, पर वो हंसी ज्यादा दर्दनाक थी। किससे लड़ेंगे? पुलिस से? अस्पताल से? कमिश्नर से? हम जैसे लोगों के लिए लड़ना भी गुनाह होता है, मैंने धीमी आवाज में कहा। सच हमेशा अकेला होता है, पर कमजोर नहीं। वो चुप रहा। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। वो सारी तस्वीरें, वो वीडियो जो मैंने एम्बुलेंस का पीछा करते हुए रिकॉर्ड किए थे, मैंने उसे दिखाए। एम्बुलेंस का नंबर, चाय की दुकान पर खड़े ड्राइवर, समय और लोकेशन। रमेश की आंखें पहली बार चमकी। ये सब आपने? हाँ, मैंने कहा, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ एक बाइक वाला नहीं था, मैं एक गवाह था। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर रमेश ने मेरी ओर देखा। अगर हम मरे तो? मैंने कहा, तो कम से कम डर के मारे नहीं मरेंगे। हमने सबसे पहले मीडिया से संपर्क किया। न्यूज चैनल नहीं, फ्रीलांस पत्रकार, वो लोग जो टीआरपी से नहीं सच से जीते हैं। एक नाम मिला, अदिति वर्मा। पुराने घोटालों को उजागर कर चुकी थी, धमकियां मिल चुकी थी, पर झुकी नहीं थी। हम उससे एक छोटे से कैफे में मिले। मैंने उसे अब दिखाया वीडियो लोकेशन। हवलदार की बात उसने बिना पलक झपकाए देखा। फिर बोली, तुम जानते हो
ये खेल कितना गंदा है, मैंने कहा। हाँ, पर उससे ज्यादा गंदी वो चुप्पी है। उसने कॉफी का घूंट लिया। अगर ये बाहर गया, उसने कहा, तो पुलिस तुम्हें फिर उठाएगी। इस बार वापस नहीं भी ला सकती, रमेश ने कहा। मेरी बेटी वैसे भी वापस नहीं आएगी। अदिति ने पहली बार सिर झुकाया। ठीक है, उसने कहा, तो चलो इस शहर को उसकी असली शक्ल दिखाते हैं। उस रात एक छोटी सी न्यूज वेबसाइट पर एक स्टोरी आई। क्या तोड़ी गई एम्बुलेंस ने एक बच्ची को मारा? नाम नहीं थे, बस सबूत थे। और सुबह होते होते वो स्टोरी शहर में आग बन चुकी। सर्वोदया अस्पताल के बाहर कैमरे खड़े थे। एम्बुलेंस का नंबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। और पुलिस स्टेशन जहां हमें पीटा गया था, वहां अब खुद पुलिस पसीना बहा रही थी। मैंने टीवी पर देखा। कमिश्नर का चेहरा, जो कल तक अकड़ से भरा था, आज पहली बार डर से सफेद लग रहा था। रमेश मेरे पास बैठा था। उसने टीवी की ओर देखते हुए कहा, राजू, शायद हम हारे हुए नहीं थे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम बस देर से जागे थे। और कहीं न कहीं उस बच्ची की आत्मा शायद पहली बार शांत हो रही थी।